5 के फंडे के विनिंग सीरीज 95 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, an account which holds by a bank on behalf of another bank to provide services to latter usually in another country with same domestic currency of that country is called as। यानी एक बैंक रहती है भाई जो दूसरे बैंक का अकाउंट दूसरे कंट्री में, यानी डोमेस्टिक जो है एरिया वहां पे नहीं, फॉरेन कंट्री में, लेकिन डोमेस्टिक करेंसी में संभालती है और ट्रांजैक्शन के लिए यूज करती है, उस अकाउंट को क्या कहते हैं? ए होस्ट्रो अकाउंट, बी नोस्ट्रो अकाउंट, सी लोरो अकाउंट और डी स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट। क्या कहते हैं? क्लिक करूं? चलो टिक कर लिया आपने? ओके, चलो मैच करते हैं। आंसर इज ए होस्ट्रो अकाउंट। होस्ट्रो अकाउंट इन द सेंस ये जो बैंक है, बैंक कॉल्ड एज अ करस्पॉन्डिंग बैंक, करस्पॉन्ड बैंक, ठीक है। ये करस्पॉन्ड बैंक यानी ऑन अ बिहाफ ऑफ सम बैंक, ऐसा रहता है, ऑन अ बिहाफ, ऑन बिहाफ, ठीक है, ऑन अ बिहाफ ऑफ बैंक। अब ऑन अ बिहाफ ऑफ बैंक में ध्यान में रखो, होस्ट्रो अकाउंट किसको कहते हैं कि यदि डोमेस्टिक की करेंसी में ट्रांजैक्शन हो गया तो, और नोस्ट्रो अकाउंट फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन होता है तो, है ना, ध्यान में आए। और लोरो यानी दोनों, होस्ट्रो और नोस्ट्रो का मिलन यानी दोनों बायलैटरल। जब करस्पॉन्डिंग बैंक जो होता है ये बायलैटरल ट्रांजैक्शंस करती है, दोनों डोमेस्टिक करेंसी में भी और फॉरेन करेंसी में भी, उसको क्या कहते हैं? लोरो अकाउंट। चलो देख लेते न्यूज में क्या है। भाई ऐसे आरबीआई पेव्स द वे फॉर ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट इन रूपी। अभी जिस ढंग से रुपए के हाल हो रहे सारे दुनिया में, डॉलर के अगेंस्ट में सभी डोमेस्टिक करेंसी परेशान है, ऐसे सिचुएशन में आरबीआई ने सॉल्यूशन निकाला है, थोड़ा कारगर सॉल्यूशन जो है वो निकाला है कि भाई एक होस्ट्रो अकाउंट जो है, ये होस्ट्रो अकाउंट यूज किया जाएगा और जितने भी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है ये डोमेस्टिक करेंसी में जो है ट्रेड करेंगे, ताकि ग्लोबल करेंसी जो है यूएस डॉलर उसको अवॉइड कर सके अदर कंट्रीज से जो ट्रेड है वो करते हुए। अब होस्ट्रो अकाउंट ये एक्चुअली लैटिन वर्ड है, दैट मीन्स योर्स, योर अकाउंट, तुम्हारा अकाउंट है भाई, तुम्हारी करेंसी, दैट इज अ होस्ट्रो अकाउंट। और नोस्ट्रो यानी अवर, मेरा अकाउंट है भाई, इस ढंग से, ठीक है, इस टाइप से वो रहता है। करस्पॉन्डिंग बैंक जो है ये एक इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है और जितने भी ग्लोबल बैंकिंग की नीड्स होती है वो पूरी करती है, लेकिन डोमेस्टिक करेंसी में ट्रांजैक्शंस कर लेती है। इससे जो इंटरनेशनल ट्रेड है या डिपॉजिट्स है उसको आराम से विड्रॉल करना बड़ा आसान हो जाता है। Then the second question, which is corporate profitability? A, earning after interest, taxes, depreciation and amortization. B, earning before interest, taxes, depreciation and amortization. C, total income from trade before freight payments. D, total income of a firm after deducting inventory cost and losses in output. है ना, क्या है? क्लिक करूं? एकदम से सिंगल लाइन क्वेश्चन है, थोड़ा डेफिनेशन का है तो थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है, रखना पड़ता है कुछ चीजें। चलो देख लेते हैं, क्लिक करूं? चलो टिक करो, आप आंसर मैच करो। आंसर इज बी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज कॉल्ड एज अ कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी। भाई क्या है न्यूज में? Q1 कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में फॉल 200 to 300 पॉइंट्स बिकॉज ऑफ दिस। सब इंडिया, सारी दुनिया में माहौल चल रहा है, इंडिया भी फिट रहा है। यूक्रेन रशिया वॉर, उसके वजह से सारे सप्लाई चैनल्स पर काफी कुछ बुरा असर गिर गया है और इसी वजह से कमोडिटी के प्राइजेस बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट जो है उस पर प्रेशर आ रहा है। सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रेसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मीन्स EBITDA, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में देते हैं, इसका ये लॉन्ग फॉर्म है, ध्यान में रखो। ये ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो है फर्म का उसके ऊपर फोकस करता है। इट शोज द असेसमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस।
तो जितने भी ऑपरेशनल डिसीजंस है उसको एग्जामाइन करता है, उसके आधार पर जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, लिवरेज है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, डिप्रिसिएशन है, उसमें सब उसका होने के पहले कि कंपनी का जो कोर एलिमेंट है, कोर एक्टिविटीज वो रन हो पाएगी क्या, तो वो इसके आधार पर एक्सेस हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन, consider the following statement with regard to the provisions of bail in the criminal procedure code. 1. Code does not define bail. 2. Code empowers magistrate to grant bail to accused as a matter of right. दो स्टेटमेंट्स है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों बताइए। ओके कर लिया टिक, चलो मैच करो अपना आंसर। आंसर इज बी, ओनली 2 इज करेक्ट। सो कोड एक्चुअली इज डिफाइंड बिकॉज सीआरपीसी जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये बेल के बारे में प्राइमरी लेजिस्लेशन है। इट्स कॉल्ड एज अ प्राइमरी लॉ अबाउट द बेल, बेल के बारे में है ना, वहां पे सब दिया है। बेल के कॉन्टेक्स्ट में एक्यूज जो है, एक्यूज्ड, इसका कैटेगराइजेशन किया है, मतलब जो ऑफेंसेस है एक्चुअली एक्यूज के ऑफेंसेस कैटेगराइज किए हैं आईपीसी में। किसमें किया है? इंडियन पिनल कोड में, आईपीसी में, as a bailable as well as a non-bailable। ध्यान में है क्या? और इसके बारे में, बेल के बारे में डिटेल जो है वो कहां पे है, तो सीआरपीसी में है। ठीक है, देखते हैं न्यूज में क्या है भाई। ब्रिंग अ न्यू एक्ट ऑन बेल, सुप्रीम कोर्ट आस्क्स द यूनियन गवर्नमेंट। 11 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव बेल लॉ बनाया जाए। ये इसका प्रोविजन सिर्फ सीआरपीसी में दिया है भाई, है ना। तो सीआरपीसी में कौन सा सेक्शन है आपको ढूंढ लेना है, सर्च इट। ठीक है, साथ में इसका भाई कॉन्स्टिट्यूशनल कहां पे है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल होगा जिसमें इसके बारे में प्रोविजन हो सकते हैं, मतलब बेल नहीं लिखा है लेकिन बेल का प्रोविजन कहां पे हो सकता है, ये भी आर्टिकल, इट्स योर होमवर्क। ओके, बेल एक्ट इन अदर कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम में जो है वहां पे बेल एक्ट बनाया गया 1976। यूएसए में बनाया गया है, वहां पे एक्सेसिव बेल जो है वो अलाउ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। कैरेबियन रीजन में बहुत सारे कंट्रीज है, जैसे त्रिनिडाद टोबैगो है, बारबाडोस है, जमाइका है, यहाँ पे भी बेल लॉज बने। न्यूजीलैंड में भी है, श्रीलंका में भी, हमारे बगल में भी है भाई, 1997 में बना है। ऑस्ट्रेलिया में भी है भाई, सब तरफ दिखता है बेल एक्ट। बेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या दिख रहा है भाई, सब जेल भरो आंदोलन चल रहा है, इतना जेल भर रहा है बेचारे जिनकी मतलब कुछ ये नहीं है, गलती नहीं है, कुछ नहीं है, उनको बेल नहीं मिलता, कुछ नहीं। बेल एक्ट नहीं होने की वजह से, मतलब एक स्पेशल लॉ यदि रहता है तो काफी लिवरेज हो सकता है, काफी बेनिफिट हो सकता है ना। बहुत सारे तो ऐसे एक्यूज रहते हैं, उनका कोई गुनाह नहीं रहता, बेचारे फंसे रहते, ऐसा ना हो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बेल लॉ बनाओ। अब देखते हैं सरकार कब जागरूक होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच कंट्रीज एनसर्कल द कैलिनिंग्राड, द एक्सक्लेव ऑफ रशिया। रशिया का एक्सक्लेव है दोस्तों, आपको सबको मालूम है, कैलिनिंग्राड। ओके, तो ये कौन से कंट्री से घिरा हुआ है? एक लिथुआनिया, 2 पोलैंड, 3 लैटविया और 4 बेलारूस। 4 कंट्रीज दिया है, करेक्ट कोड आपको चूज करना है ना। मतलब 2 या 3 कंट्रीज हो सकते हैं, क्योंकि कोड में आपको दिख रहा है 2 या 3। चलो क्लिक करो, किया, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो अपना आंसर। आंसर इज ए 1 और 2, लिथुआनिया एंड पोलैंड, इससे घिरा हुआ है भाई। और बेलारूस जो है ये तो एले है रशिया का दोस्त है। तो रशिया जो है बेलारूस से वे दे रहा है और मार दे रहा है, ठीक है, लेकिन लिथुआनिया ने बस चोक कर दिया है, तो उसकी वजह से ये न्यूज में। चलो देख लेते थोड़ा सा हल्का फुल्का न्यूज। भाई न्यूज क्या है, लिथुआनिया वाइडन्स द कर्व ऑन ट्रेड वाया कैलिनिंग्राड। 11 जुलाई 2022 को बोल दिया कि भाई जितने भी इसेंशियल कैटेगरीज में आता है ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए, वही गुड जो है हमारे यहां से जाएगा भाई,
क्योंकि जाना तो यही है मैप में। देखो ये मॉस्को से निकला भाई, बेलारूस अभी दोस्त है, आ गया, दोस्त है तो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोस्त के घर से जा रहा है। अब दोस्त के घर से जा रहा है, उसके आंगन से जा रहा है, लेकिन अभी लिथुआनिया नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है भाई ऐसा नहीं होगा, आप यूक्रेन के साथ लफड़ा कर रहे हो, बंद कर दो। तो ये यहां से जा रहा है, यहां से कट नहीं, अलाउ नहीं है। अब यहाँ पे सुवाल की जो है गैप, ये गैप है, नैरो गैप है सुवाल की है ना, वो भी जो है रेलवे, एक रेलवे रूट है ये, और दूसरा रोड है, रोड का जो है ये सुवाल की गैप है, उसको भी लिथुआनिया ने बोल दिया कि नहीं भाई ये है ना। तो ये जो है इसके वजह से रशिया जो है उस पर जबरदस्त प्रेशर बनाया। रशिया कहता है कि भाई यदि ऐसा आप करोगे तो भाई इसके जो है आप परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, ऐसा धमकी जो है लिथुआनिया ने दे दिया, लिथुआनिया को दे दिया। लिथुआनिया को दे दिया तो ऑब्वियसली ये तो नाटो अगल बगल में है, तो नाटो उसको सपोर्ट करेगा। भाई लास्ट क्वेश्चन, which coalition secured a majority in the parliament's upper house of Japan in elections held in the month of July 2022, है ना, जुलाई 2022 में इलेक्शंस हो गए जापान के अपर हाउस में। उसमें कौन सा कोलिशन जो है मेजॉरिटी पा लिया? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, निप्पॉन इशिनोकाई, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी या कोमेटो। करेक्ट कोड आपको चूज करना है। किया? क्लिक करूं मैं? ओके चलो क्लिक करता हूं, मैच करो अपने आंसर। आंसर इज D1 and 4, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, और छोटी सी है कोमेटो, है ना, ये दोनों मिलके मेजॉरिटी में आ गए। चलो न्यूज देख लेते थोड़ा सा। भाई न्यूज ऐसा है, किशिदा चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलाया जाए, उसके लगते है मेजॉरिटी। अब मेजॉरिटी जो है लोअर हाउस में थी, अब अपर हाउस में भी आ गई। 10 जुलाई 2022 को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जूनियर कोलिशन है पार्टनर कमेटो, ये दोनों में मेजॉरिटी पा ली। मेजॉरिटी कितनी चाहिए थी? 125, उससे ज्यादा गवर्नमेंट में 146 आ गए। तो अभी जबरदस्त माहौल है। काउंसिलर जो हाउस ऑफ काउंसिलर अपर हाउस, ये बहुत लेस पावरफुल है, कोई पावरफुल नहीं है, जैसे इंडिया का है उस टाइप का ही है। लेकिन अभी किशिदा को कोई टेंशन नहीं रहा अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का रियलिज्म देखने के लिए, क्योंकि साथ में सिर्फ जूनियर कोलिशन पार्टनर ही नहीं तो 2 अपोजिंग पार्टीज भी साथ में आ गई है। तो ये देख सकते हैं आप हाउस ऑफ काउंसिलर में क्या पोजीशन है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या पोजीशन है। तो पूरी की पूरी पोजीशन जो है उसके परे जो है 166 चाहिए थी, 177 है, 310 चाहिए, 346 प्लस है। तो अभी किशिदा को कोई टेंशन नहीं है। चलो भाई उसको टेंशन नहीं है भाई, लेकिन हमको पढ़ाई का टेंशन है। टेंशन लेस पढ़ाई करना, मस्त पढ़ाई करना, रोज जो है अच्छी अच्छी न्यूज देखना और न्यूज की डेप्थ समझ लेना दोस्तों, बस रिजल्ट की डेप्थ मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।